पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं पे भी नहीं है और ना ही रिवाइव हो सकती है। पाकिस्तान किसी सरजंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों अमेरिका और चीन को करीब लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ओमिक्रॉन ने पाकिस्तानियों को खबरदार होशियार कर दिया है। खबर यह है कि इस मूजी मर्ज ने पाकिस्तान में एंट्री दे दी है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस कराची के निजी अस्पताल में दाखिल खातून में रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत सिंध ओमिक्रॉन का केस सामने आने के बाद जिला शर्की में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश भी कर चुका है। इदारा कौमी सेहत के मुताबिक इस केस में अभी मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है, जिसके नताइज 2 हफ्ते बाद आएंगे। लेकिन इस केस ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के खतरे से खबरदार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि अमेरिका और चीन में फासले कम हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म का यह ऐलान बहुत खुशाइंद है, क्योंकि माजी में इस जंग का हिस्सा बनने का खमियाजा मुल्क को लंबे अरसे तक भुगतना पड़ा। हुकूमत का एक और अहम फैसला अमरीकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का है, जिसकी पाकिस्तान को दावत दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से शुक्रिया करने के साथ साथ माजरत कर ली है और इनकार कर दिया है। यहां यह बात भी अहम है कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट में चीन और रूस को दावत नहीं दी थी। मुल्की सियासत की अगर बात करें, यहां भी नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ दो की पेशकश ठुकरा दी है। साबिक सदर ने नून लीग को पेशकश की थी कि चेयरमैन सेनेट हमारा, वज़ीर आला पंजाब तुम्हारा। कौमी असम्बली की स्पीकरशिप भी नून लीग को देने का वादा किया, लेकिन नून लीग नहीं मानी। इस इनकार की वजह आसिफ जरदारी का लाहौर में नवाज शरीफ से मुतालिक दिया गया बयान करार दिया जा रहा है, जिसमें आसिफ जरदारी का कहना था कि अपने इन सियासी मुखालिफिन से हर जगह लड़ेंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता, इसका यहां क्या है। इस बयान की शहबाज शरीफ की तरफ से मजम्मत भी सामने आ गई। दूसरी तरफ खबरें यह भी गर्म है कि नून लीग ने काफ लीग से खुद राब्ते का फैसला कर लिया है। यह नई सबबंदी इन हाउस तब्दीली के लिए है या फिर अगले इंतखाबात के लिए, इसी पर बात करते हैं बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा से। बाबर डोगर साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब को इनकार आपकी नज़र में सिर्फ एक बयान की वजह से हुआ है कि जी नवाज शरीफ इस धरती पर मरना भी नहीं चाहते, यहाँ आखिरी सांस लेना चाहते, ऐसे शख्स का यहाँ पर क्या है, या और भी वजूहात है? उसामा साहब, कल भी मैंने आपको बताया था, जब आप कल कह रहे थे कि जनाब पी पार्टी और नून लीग में राब्ते बढ़ रहे हैं, याद सादिक साहब नवाज शरीफ के पास पैगाम लेके गए हैं, और कल मैंने आपसे कहा था कि नून लीग कतन इंटरेस्टेड नहीं है जी। ना नून लीग पंजाब में इंटरेस्टेड है, ना वो मरकज़ में इंटरेस्टेड है, ना वो सेनेट में इंटरेस्टेड है। नून लीग के 2 बड़े इशूज़ हैं। एक इशू ये है कि मरियम इलेक्शन से पहले ये चाहती हैं कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए और उनकी सियासत में प्रैक्टिकल एंट्री होनी चाहिए। वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं। इस सिलसिले में वो चाह रही हैं कि उनके साथ कोई डील की जाए। दूसरा जो रुख है वो ये है कि मरियम इस डील में वो समझती हैं कि जितना वो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाएंगी उतना एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी, और जितना एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी उतनी ही चांसेस हैं कि उनके साथ डील होगी और उसके नतीजे में उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत चाहते हैं। शहबाज शरीफ के नज़दीक जितना मरियम सख्त बयान देती हैं, इतना नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासला है वो बढ़ रहा है, और नून लीग के अंदर मायूसी बढ़ रही है, क्योंकि जो एक उम्मीद की किरण थी वो अब नज़र नहीं आ रही। मरियम किसी सूरत में शहबाज शरीफ को जो है वो स्टेट रास्ता नहीं देना चाहती। वो उस सियासत पे बिलीव करती हैं जिसमें प्रैक्टिकली वो खुद शामिल हों। उनके चचा प्राइम मिनिस्टर बने, उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। उनका कज़न जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, इससे भी उनको कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो खुद एंटर हों। कई जगह पर उनके हस्बैंड जो है कैप्टन सफदर, वो तो आम कहते फिरते हैं कि जब तक मरियम को क्लीन चिट नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगली प्राइम मिनिस्टर मरियम ही है। अब दूसरी से अब शहबाज शरीफ के जो प्राइम मिनिस्टर बनने के जो ख्वाब हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट मरियम खुद है। अब नून लीग के अंदर एक जंग चल रही है, पार्टी के अंदर मायूसी फैल रही है, बढ़ रही है। आप देखें कि महंगाई तो आजकल सबसे ज़्यादा अब है,
और आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके साथ जो उस दिन पीडीएम की मीटिंग हुई है 23 मार्च की डेट दे दी है। अब मुझे बताएं कि डेट दे दी थी 3-4 महीने बाद की, 4 महीने के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो असल चीज ये जो लड़ाई है इसकी वजह से नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। शहबाज शरीफ तो इस मार्च के हक में ही नहीं थे। बहुत ज्यादा प्रेशर आने पे उन्होंने अल्टीमेटली जान छुड़वाई है। जो 23 मार्च की डेट दी उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है। आप देखें कि लाहौर में 133 का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो रिजल्ट आया नून लीग के लिए अलार्मिंग था। होना तो ये चाहिए था यहाँ पे जनाब मीटिंग तो होती कि हम अपने वोटर को बाहर क्यों नहीं निकाल सके। क्या हुआ? मसला ये कि नून लीग के अंदर सर्द जंग है। लाहौर का 133 किसी का फोकस ही नहीं था। नून लीग की ओनरशिप किसी के हाथ में नहीं है। याद सादिक यही मैसेज लेके नवाज शरीफ के पास गए हैं कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो नून लीग टूट जाएगी। यहाँ नून लीग के साथ कोई नहीं जाएगा। ना उम्मीदी और मायूसी नून लीग के अंदर बढ़ रही है। इसका मतलब है पार्टी को इज्जत दो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया नारा। लेकिन गुलाम रजा साहब, फिर काफ लीग से बराह रास्त राब्ते क्यों कर रही है नून लीग, या इस तरफ क्यों जाना चाह रही है? अगर ये मौजूदा सूरत हाल में कोई माइनस का चक्कर नहीं है, पंजाब वाली कोई बात नहीं है, या चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाना है, इमरान खान को नहीं हटाना, 5 साल पूरे करने देने हैं, तो फिर ये एहतजाज की क्या वजह बनती है? और ख़ासतौर पर फिर काफ लीग से मुलाकात की वजह क्या है? काफ लीग के साथ तो मुलाकात देखिए, उनके जो आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो पॉलिटिकली, तो वो उनको दूर करना भी चाहते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपना अलाइंस जो है वो कर सकें उनके साथ, और जो भी इंतखाबात हों उसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है उनके साथ मिल के या उनके साथ एडजस्टमेंट करके तो इसको इलेक्शन जो है वो किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो काफ लीग के खासे मरासम है, और ये जो ऑफ़र्स जरदारी साहब कर रहे थे मुख्तलिफ तरह की, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही बात थी। एक तो जरदारी साहब के राब्ते थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, और दीगर जो राब्ते हैं वो आपको पता है कि काफ लीग उनके साथ इत्तेहादी रही है, तो उनके साथ भी वो उनको उम्मीद थी कि वो उनको भी निकाल सकते हैं। और वो कहते ये हैं, जरदारी साहब बार बार यही उनका कहना था कि वो पंजाब में भी और चेयरमैन सेनेट के मामले में भी और कौमी असम्बली में भी तब्दीली लाना चाहते हैं। आप हमारे साथ हों और तब्दीली ले आएँ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जो हैं मियां नवाज शरीफ, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है अपनी पार्टी के हवाले से कि हमें इससे पहले भी जरदारी साहब ने ट्रैप किया, और चेयरमैन सेनेट के मामले में भी और अपोजिशन लीडर के मामले में भी। तो वो कह रहे हैं कि हम ये पार्टी अपना एतमाद खो चुकी है और इस वजह से हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो ये क्लियर है, और ये बात भी एक बड़ी अहम बात जो कि उनके रहनुमाओं से ज़िक्र हुआ है, उनके कायद का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ का, उनका ये कहना है कि ये सारी गेम कोई शख्स, कोई बंदा ऐसा चाहता है कि वो तब्दीली यहाँ पे ले आए पंजाब हुकूमत में, और ऊपर भी चाहता है, और ये मलबा जो सारा 3.5 सालों का है ये किसी न किसी तरह से किसी ऐसी सियासी जमात के ऊपर डाल दिया जाए, और जो भी जितना ये गंद इस वक्त पड़ा हुआ है महंगाई का या दीगर तमाम चीज़ों का, तो वो आने वाले इंतखाबात अगर उसके बाद 1 साल इसको सस्टेन किया जाए तो उसके बाद जो भी बात होगी तो तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक उसमें से क्लियर होकर निकलेगी। तो वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट की गेम कर रहे हैं, और वो इमरान खान साहब के साथ भी मिले हुए हैं अंदर से, क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें अगर आप ये देखें तो 2 पार्टी सिस्टम था हमेशा से, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड और फर्स्ट मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुआ करती थी। तो अब पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो उभरी। तो वोट यानी कि पीपल्स पार्टी का जो था वो टिल्ट हुआ, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट को नुकसान पहुंचाना हो तो कोई भी आप मजहबी जमात खड़ी कर दें, तो मजहबी जमात को 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट लेके तो इनके सीटें तो कम करवा सकती है, लेकिन इनके वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये इस वक्त पॉलिटिक्स है। और जरदारी साहब की ये एक जुमले के ऊपर बात नहीं है जी। ये उन्होंने जिद होके जब किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो ये जुमला कहा। और वो आप जानते हैं कि सियासी गुरों के बादशाह कहा जाता है। तो ये इलेक्शन भी उन्होंने को 8-10 लोगों को साथ मिला के लड़ के इस्टेब्लिशमेंट को भी बाकी तमाम सियासी जमातों को भी ये बताने की कोशिश की कि मेरा शायद रिवाइवल हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, जबकि ऐसी बात है नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं पे भी नहीं है और ना ही रिवाइव हो सकती है। अच्छा, इसका चांस कोई नहीं। लेकिन बाबर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो मुसलसल कौमी हुकूमत के इशारे दे रहे हैं, सबको मिलकर मुल्क की कह रहे हैं। एक तरफ वो जरदारी साहब के बयान पर अफसोस का इजहार करते हैं, साथ कहते हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए, राबते भी वो सबसे कर रहे हैं। आप दोनों कहते हैं कि जी जिस तरह गुलाम साहब ने कहा कि जी वो 3.5 साल का मलबा नवाज शरीफ साहब नहीं लेना चाहते, यानी वो 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं किसी भी तरह इमरान खान से ही। तो ये 23 मार्च भी फिर ऐसे ही है, ये खामखाई है। और पहले भी जो ये निकले सब नुकसान इन्होंने अपना भी किया और कौम का भी किया, इस तरह से वक्त भी ज़ाया और वसाइल भी। उसकी बजाय अगर महंगाई पर निकलते आप तो शायद हुकूमत को ये मजबूर कर सकते हैं कुछ करे आवाम के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नेशनल गवर्नमेंट का फिर क्यों बार बार इशारा देते हैं? उसामा साहब वो नेशनल गवर्नमेंट का जो इशारा देते वो इस तरह नहीं देते कि इस गवर्नमेंट को कल गिरा दिया जाए और इसकी जगह पर नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दे रहे हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट अकेले तनहा इस महंगाई का, इस बेरोज़गारी का, इस खौफनाक सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकती। किसी पार्टी के पास इस तरह से वो अकेली अगर ये समझे कि वो इस सारी चीज़ का मुकाबला कर सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है। वो फार्मूला ये देते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है, पीपल्स पार्टी है उसमें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जब वो सारे स्टेक पहले फिर स्याह पट्टियां क्यों बांध ली थी जब पीपल्स पार्टी ने इनको कैबिनेट में शामिल किया था और शामिल हो भी गई थी मुशर्रफ साहब के फौरन बाद ये नून लीग साथ मिल भी गई थी उस वक्त। मैं वो इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त है। जो इकोनॉमी तबाह हुई है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले के सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त की बात की जा रही है कि इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं और इलेक्शन जो है वो जब भी होंगे उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अकेली सारा बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट, जब तक सारी सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और अदलिया, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ये सब तक एक पेज पे नहीं आते, हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से हो सकता है? कहा जाता है जी पार्लियामेंट क्या है, ये तो फैसले पार्लियामेंट का अदलिया के वहाँ किसी कोई कमेटी बनाई जाएगी जहाँ पर अदलिया के लोगों को बुलाया जाएगा। मेरी बात सुनिए, उस समय नेशनल डायलॉग होगा, उसमें कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा और उनसे मुशावरत की जाएगी कि इस इकोनॉमी, इसका हल क्या है। मगर ये जो गवर्नमेंट है ये तो अब तन्हा है, अपोजिशन के साथ ये बात करने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बस पूरे रह गए। अच्छा, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सर जोड़ के सोचना पड़ेगा। ये गुलाम साहब अब क्यों नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी को भी साथ बिठा लिया जाए, पार्लियामेंट मौजूद है, क्या इमरान खान क्या स्टेक होल्डर्स में है ही नहीं, उनके बगैर ये कोई नेशनल कंसेंसस हो सकता है? अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी रुकावट ही इमरान खान साहब हैं तो कोई ये बेजा बात नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा भी अगर आप पहली तकरीर मियां शहबाज शरीफ की सुने एज अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा इलेक्शन हो गए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको तावन का भरपूर यकीन दिलाता हूँ, आप चलें साथ इकट्ठे चलते हैं और मुल्क को आगे लेके चलते हैं और बाकी फिर चीज़ें साथ साथ पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। मुल्क को ज़रूरत है इकट्ठे होने की, लेकिन उसका जवाब अब तक ये है कि 3.5 सालों में सलाम वालेकुम सलाम तक भी नहीं हो सका। और जितने भी फोरम्स जिसके ऊपर हमारे जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान अदारे हैं, जो हमारी शख्सियात हैं, उन्होंने कोशिश की, मुख्तदर हलकों ने बड़े इजलास हुए इस दौरान, बंद कैमरा इजलास भी हुए और कोशिश की गई, अलहदा से भी मीटिंग्स की गई इनफॉर्मल, तो उसमें भी कोशिश की गई कि वो
कभी शरीक हो जाएं। लेकिन खान साहब ने कहा कि ऐसे इजलास में जहाँ पे जो मौजूद हों नैबज़दा लोग, उनके तो इजलास में मैं शिरकत नहीं कर सकता। लेकिन कल एक नैबज़दा अखबार के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान से हाथ भी मिलाया, मुलाकात भी की, चाय भी पिलाई। तो ये जो बात है ये भी साथ साथ ज़ाहिर है। सर तो ये अदालत की कार्रवाई जिनके खिलाफ चल रही है, तो अदालत की कार्रवाई भी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बस उनको बिल्कुल चाय भी पेश की गई और उनसे हाथ भी मिलाया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुशावरत जो है ना वो नहीं करनी, पैमाने अपने अपने, जो चुपके मुलाकात है, चुपके मुलाकातें कर लेनी है। अच्छा ये बताएं, मुलाकात हुई, खैर बात और तरफ चल रही थी कि ये जो तरीकाकार है इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आप नेशनल कॉन्सेंसस बिल्ड कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। जब कोई शख्स इस हद तक अपने आप को खुद पसंदी का शिकार हो, नरगिसियत का शिकार हो, वो मैं से बाहर ही ना निकल सकता हो, मैंने वैसे फलां चीज बना दी, मैंने फलां चीज बना दी, मेरे बड़े डाउट्स हैं, मैंने ये किया। अगर कल को 2023 में इलेक्शन होते हैं, नून लीग को गवर्नमेंट मिलती है, तो वो भी क्या सबको साथ लेकर चलेगी? ये जरदारी साहब को फर्क है, नवाज यही बात नून लीग में फर्क है, यही बात चल सकते हैं। यही बात तो शिबाशिब कर रहे हैं। सारी अगर सारे स्टेक होल्डर्स पुरानी सारी जमातें तो वो आगे नहीं चल पाएंगे जब तक सारे स्टेक होल्डर्स पेज पे। सर अगली खबर रह जाएगी जुमला पुरानी सारी की सारी जमातें जो हैं वो उनके अंदर एक इस तरह के जज्बात मौजूद हैं पॉलिटिकली। वो जज्बात अभी देख तो नहीं है, जरदारी साहब ने जो बोला है उस पर वो कह रहे हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ का सबको पता है। ये सर जब पॉलिटिक्स बिल्कुल फर्क हो जाती है, वो जरदारी साहब कहते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं पांव पड़ते हैं, जब हुकूमत में आते हैं गले पड़ जाते हैं। तो ये मशहूर जुमला नवाज शरीफ के लिए। चलो छोड़े, पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इस तरह के मिर्च मसाले वाले बयानात पसंद करते हैं, इसलिए सियासी पार्टियां इसलिए तलाल चौधरी साहब इस तरह के बयान देती हैं। जी जी सर मैंने इसीलिए वो हवाला दे दिया था मुशर्रफ साहब के दौर का भी, तब भी ये दोनों इससे भी ज्यादा बाहम शीरो शक्कर थे, बड़े करीब थे कि हत्ता के जनाब इकट्ठे गवर्नमेंट भी बनानी है। लेकिन जैसी गवर्नमेंट हुई तो फिर नवाज शरीफ को लगा कि नहीं ओहो फिर अगली गवर्नमेंट हम कैसे बनाएंगे, तो हमने तो टारगेट इनको करना है। चले सर सियासत में तो कुछ पता नहीं होता, किसी भी दिन कुछ हो जाता है। वो तो आप जानते हैं उसामा साहब, आप बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। फैक्ट्स ये है कि जजेस रेस्टोरेशन के ऊपर मरी डेक्लेरेशन था, भूरबन डेक्लेरेशन उसका नाम था, टाइम दिया गया था, उसमें जरदारी साहब से कहा गया था कि जी आप काम करेंगे, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाल दिया। लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा था, फिर वही काम हो गया। यानी कि वो एतजाज साहब की भी जो आजकल दुख रहे हैं बहुत ज्यादा, एतजाज साहब का भी आपको पता ना, उनका पीडीएम साहब पीडीएम भी बनी थी, कितना अच्छे जुमले थे, उसके बाद बहन भाई थे, और फिर आप देखिए कैसे सिर्फ इस्तीफों के मामले पर क्या क्या जुमले नहीं बोले गए, किसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का खून है। सर ये इसी तरह एक भी गुलाम मुर्जा साहब, एक मिनट, ये मुझे एक बात बताएं, तालिब इल्म, ये दो एक जुमला मैं कहूँ, अच्छा, ये जो भी पीडीएम बनी है ना, जिस दिन से बनी है, आप ये देखें कि सियासी पार्टियों ने कितना स्पेस हासिल किया है। अच्छा, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, मसला ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, उनके मकासद डिफरेंट है, लेकिन आगे सियासत में एक पार्टियां एक दूसरे के करीब भी आती है, दूर भी जाती है। इसीलिए पीडीएम बनी, नेशनल कंसेंसस इनका बनेगा तब देख लेंगे, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ग्रीन लाइन मेट्रो, अब नून लीग जनाब कहती है जी हमने इफ्तिताह कर रहा है, पीटीआई कहती है हमने इफ्तिताह कर रहा है। इसकी क्या जरूरत है बाबर डोगर साहब के? सबको पता है, अच्छा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर जगहों पर बयान जारी करते हैं, ट्विटर पर आके कहते हैं ये असल में हमारा मंसूबा था। ये जाके अजीब सी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करना, क्रिएट करना, इसका क्या फायदा है सर? जल्दी से बता दें, ब्रेक हो रहा है। मैं ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, सियासी शोबदाबाजी है। मेरा सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वजीर आला थे, जब क्यूली की गवर्नमेंट गई थी, ये सामने पीआईसी का हॉस्पिटल है, ये बन रहा था, आधा बना हुआ था, आधा रुका हुआ था, उसको शहबाज शरीफ ने 10 साल पूरा नहीं होने दिया। पंजाब असम्बली की बिल्डिंग आधी बनी थी, आधी नहीं थी, उसको नहीं पूरा होने दिया। बेताशा नेशनल बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के, जिनको अधूरा छोड़ दिया कि ये रेल लाइन ने शुरू किए थे, मैं इनको क्यों कंप्लीट कराऊं। अरबों रुपए का नुकसान हो गया,
लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होने दिए। एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी कोई था, कार्डियोलॉजी, मैं पीआईसी की मैंने बात की, कार्डियोलॉजी मुल्तान था, गुजरात में यूनिवर्सिटी थी, लाहौर में पंजाब असेंबली की बिल्डिंग थी। 10 साल वो प्रोजेक्ट आधे आधे पड़े रहे। इन्होंने इसलिए कंप्लीट नहीं किए कि कहीं प्रोजेक्ट लाई का, कई लोग कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट लाई का प्रोजेक्ट है। अपनी ज़हनी हालत इनकी ये है, बेतहाशा हो सके कि कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि प्रोजेक्ट लाई साहब आप आए, आप इसका इफ्तिताह कर दें, ये आपने बनाया था। वो तो उसकी तख्तियां ये खुद ही करते नहीं है ना। अब ये टोपी ड्रामा, या तो आपने कोई मिसाल इस तरह की छोड़ी होती कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये मुकम्मल किए थे, अब उनका जो पुराना वज़ीर आला था उसी से इफ्तिताह करवा देते हैं। कोई एक मिसाल 10 साल नून लीग के दौर में है तो मेरे सामने ले है। अच्छा, मैं आपको 100 मिसालें देता हूं कि इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के बने बनाए जो प्रोजेक्ट थे उनको चालू नहीं होने दिया। 10 साल अरबों रुपया कौम का नुकसान करवा दिया और वो उसी तरह पड़े रहे। बाद में अब वो जाके कंप्लीट हो रहे हैं। ये गुलाम साहब तनकीद होती है और कई जगहों पर बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नून लीग के दौर में शुरू हुए और उसके बाद जैसे जैसे मुकम्मल होते गए तो इस गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने इफ्ताह किया, कहीं इमरान खान साहब पहुंच गए, तख्तियां हटा के नहीं लगा दी। सर ये यूं तो होगा, हमने तो नहीं देखा कभी कि माजी में जो गवर्नमेंट रही है उसके किसी शख्स को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा जी ये उनका प्रोजेक्ट था। वो उन्होंने इफ्तिताह इसीलिए होता है, संगे बुनियाद इसीलिए होता है कि जी वो संगे बुनियाद रख दिया, उसको इफ्तिताह कोई और करे, ये तो होता है। तो ये असद इकबाल साहब को भेजना वहाँ जाकर इस तरह से करना कि जी अलामती हमने कर दिया है ये काम। इससे पहले हमने ये मेट्रो ट्रेन लाहौर में भी ये देखा था। तो इससे क्या हासिल होता है पॉलिटिकली? एक चले बन जाता है कि डिस्कशन हो जाएगी जनाब, एक हंगामा रहेगी, किसी कैफियत हो जाएगी, और इससे क्या हासिल होगा? मैंने किसी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बंदे से पूछा था आज, मैंने कहा जी ये क्या आपने हरकत की है? वो आपको ये ज़ेब देता है कि आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं और आप वहाँ पे जाके हम उसका जी एक दिन पहले हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मैंने कहते हैं यार आजकल पॉलिटिक्स यही चल रही है, इसी तरह की पॉलिटिक्स है। तो मैंने कहा वो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स और कर रहे हैं तो आपने भी यही करनी है। बात वही बाबा डोगर साहब वाली है। यहाँ रावलपिंडी में टीबी हॉस्पिटल बन रहा था, वो प्रोजेक्ट था शेख रशीद साहब का। वो 10 साल वो ऐसे ही पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होने दिया। इस तरह से कॉलेजेस से कुछ यूनिवर्सिटी का काम था। तो पिंडी में भी यानी कि ये हमेशा से तमाम गवर्नमेंटें करती आई हैं। या जो परवेज़ इलाही साहब के दौर के मनसूबे थे उसका इफ्तिताह मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ करते रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ने भी जो मनसूबे शुरू किए कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ के इफ्तिताह भी हो रहे हैं। इसी तरह से मैं बताऊं कि 2018 में मुकम्मल हो चुका था मेट्रो का ये पैच जो कि पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक का है इस्लामाबाद में। वो अभी तक उसको वो चालू नहीं किया जा सका। बसें आ गई थी, स्टेशन बन गए थे, हर शय तैयार थी, सिर्फ उसके ऊपर बसें छोड़नी थी। तो वो उन दिनों में उनको मसला बन गया। ये जो मुख्तलिफ JIT वगैरह बन गई, वो उनके पास उस तरफ तवज्जो नहीं गई, तो वो आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये भी एक मिसाल है कि उस रूट के ऊपर आज तक कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चली। जब से इस्लामाबाद बना है कभी उस रूट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चली। और वो उस रूट के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मंसूबा था जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। वो जिस दिन चलाएंगे ज़ाहिर उस वक्त 95% काम मुकम्मल था। अब दोबारा शीशे टूट गए, दोबारा मेट्रो टूट फूट गई, अब दोबारा उसको सेट करेंगे, फिर उसका इफ्तिताह हमने ये बना दिया। तो ये होता है। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब PTI के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो कल हो सकता है इलेक्शन में कंप्लीट ना हो सके, वो बाद में कंप्लीट हो और बाद में यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या इसमें इतना हौसला है कि ये उस्मान बुज़दार को बुला के उसका इफ्तिताह करवा दें, या इमरान खान को बुला के? अच्छा वैसे खुशकिस्मती की बात है डोगर साहब बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इनका कोई प्रोजेक्ट चाल ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि ऐसे का जाल बिछा दिया है, ऐसे ना करें। उन्होंने तो कहा उस्मान बुज़दार तुम इतने काम कर रहे हो, लोगों को पता नहीं क्यों नजर आते। देखिए बिलियन ट्री सुनामी तो है ना, कुछ अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो होंगे, कुछ जंगलात होंगे, कुछ इस तरह के जो शहरों में बनाए जा रहे हैं मियावाकी, तो उस तरह के कोई जंगलात होंगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो होगा। आप गुलाम साहब आप इस तरह ना किया करें सर। चलें ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब की। वो कह रहे हैं कि जी हम किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका और चीन हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं? ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इजलास से खिताब में कहा है कि दुनिया फिर कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सर्द जंग जिस तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान थी, बराह रास्त दोनों ममालिक आपस में लड़ नहीं रहे थे, कई प्रॉक्सी वॉर्स इनकी कई दूसरे ममालिक में चल रही थी।
बड़ा ख़तरनाक माहौल था और अब चीन और अमेरिका के दरमियान ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान किसी सरजंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों अमेरिका और चीन को करीब लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। इसी दौरान पाकिस्तान 9 और 10 यानी दिसंबर को जो इजलास हो रहा है अमेरिका में समिट, डेमोक्रेसी समिट, उसमें शिरकत से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है, शुक्रिया भी अदा किया है। अब ये एब्सोल्युटली नॉट की दूसरी किस्त है या ये कहें कि जी फ़ोन कॉल नहीं आया बाइडन का, वो है, या चीन को इनवाइट नहीं किया गया, रूस को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर अमेरिका की जानिब से, और ताइवान को बुला लिया गया जिसको कि चीन अपना हिस्सा कहता है। तो अब चीन को भी पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, ये वजह है। इसके अलावा इजलास में और बहुत सी बातें की कि जी पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया जाता है, लोगों को चीज़ों का पता नहीं होता, टीवी पर आकर बातें करने लग जाते हैं मीडिया में, तो लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मगरिब से आने वाली हर चीज़ को कुछ लोग अपना लेते हैं, कुछ लोग हर चीज़ को ही रद्द कर देते हैं। हम अपनी सोच क्यों नहीं लाते, बाहर के मंसूबे हम कॉपी करके लाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग भी होनी चाहिए। गुलाम साहब, बातें तो वैसे इमरान खान साहब ने सारी अच्छी की हैं। जी बातें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन बातें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखती हैं। मसलन कि चीन अमेरिका में हम फासले कम करना चाहते हैं, पहले हम सऊदी अरब और ईरान के फासले भी कम करना चाहते थे, वो हालत हमने देखी है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और चीन में कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको कौन हिस्सा बना रहा है? आप देखें, चीन के साथ हैं, चीन के स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, चीन हमारा दोस्त है, पार्टनर है, चीन के साथ हर तरह की मोहब्बत है। और अगर आप ये बात कहेंगे कि हम चीन के साथ नहीं हैं, तो ये कौन सी हमारी पॉलिसी? ये हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। चीन तो देखें, वो रूस और सूरत हाल में था। चीन की इस वक्त हालत ये है कि चीन ने पूरी दुनिया की मईशत को अपने शिकंजे में ले लिया है, जकड़ लिया है। अब कोई अमेरिकन बॉल पॉइंट कोई इस्तेमाल नहीं करता जो कि $1 की एक आती है। वो लोग अमेरिकन भी $1 की 10 जो बॉल पॉइंट है वो इस्तेमाल करते हैं जो चीन बनाता है। इस तरह से पूरी दुनिया में चीन की जो मुआशी सूरत हाल है वो उन्होंने हर मईशत को जकड़ा हुआ है। वो इस तरह से निकाल के बाहर नहीं फेंका जा सकता, ना वो हमलावर हो सकता है, क्योंकि ना तो अभी डिक्लेयर किया गया है कि वर्ल्ड हम सेकंड सुपर पावर हैं, हम जो इनके मफादात होंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे। बुनियादी इशू ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जा रहे, वहाँ ताइवान को बुलाया गया है, वहाँ ताइवान को बुलाया गया है। हमारे स्ट्रेटेजिक जो कौमी सलामती के हमारे अदारे हैं उनको इस बात का पता है कि ये वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। जब आप ताइवान को किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं बतौर मुल्क, तो वन चाइना पॉलिसी, वो अमेरिका कह तो रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर खड़ा है, लेकिन अमली तौर पे उसने मुजाहरा नहीं किया उसका। तो हम क्यों जाते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस में? चीन और रूस को भी नहीं बुलाया। जाने के लिए बड़े बेताब थे कुछ लोग, ये भी बताऊं आपको, बड़े बेताब थे, जाना चाहते थे, लेकिन फिर फैसला हुआ कि ना जाएं, बेहतर ये है। तो ये इसी तरह की बातें जो हैं, मेरे ख्याल में ये भी कबल अज़ वक्त बातें हैं, ना की जाएं। एटलीस्ट नाराज़ ना करें चाइना को। आप इससे पहले भी बहुत सारी इसी की तरह की बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ है हमारा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप का। लेकिन तो और ना बिगाड़ा जाए। मेरे ख्याल में ये कि जी हम तो नहीं साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं है। भाई क्यों किसी के साथ नहीं? हम अपने खित्ते में, सर हमारे खित्ते में खुशहाली अगर नॉट कहा तो है। अब वो अमेरिका को ना जो बाइडेन का फिर फोन आए, नाराजगी तो नजर आ रही है। IMF की सख्त शराइत के पीछे मुआशी माहिरीन कहते हैं कि एक वजह यह भी है कि अमेरिका, और FATF में भी एक वजह यह है कि अमेरिका समझता है कि जी पाकिस्तान उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह अमेरिका चाहता है, उस तरह साथ नहीं दे रहा, वो हालात नहीं रहे अमेरिका के साथ, ये सब मानते हैं। अफगानिस्तान पर जिस तरह वो चाहता था कि जी पाकिस्तान जो कुछ करे वो पाकिस्तान ने नहीं किया। तो ये तो सबको पता है कि अमेरिका के साथ उस तरह का नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही कहें कि जी हम मखमसे की, उसामा गाजी साहब, मखमसा कोई पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी कौमें जो हैं वो इसी तरह की पॉलिसी से बनती है। देखिए, हम किससे, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान नहीं बिगाड़ना चाहता, पूरी दुनिया के साथ किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि हमें हमारी प्रायोरिटीज तो हमें सेट करनी है। हमारी प्रायोरिटीज में 1 नंबर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो प्रायोरिटीज में तो हमें चाइना नजर आना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। जब कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनती है, चाइनीज की भरपूर कोशिश होती है कि वो जो पाकिस्तानी प्रीमियर है वो सबसे पहले चाइना का दौरा करे, वो वहां पे जाए।
तो वो अच्छा, कुछ और तरह से सोच रहे हैं, हमें भी उस तरह से सोचना है। बाबर डोगर साहब, ये फैसला पाकिस्तान ने दुरुस्त किया कि अमेरिका ने बुलाया और पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं कर रहा, और आखिरी वक्त पर जाकर बता दिया कि जी हम नहीं आ रहे, एक चीज़। और दूसरा, जो बातें दीगर इमरान खान साहब ने कही हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की, और ये कि हमें अपनी सोच की ज़रूरत है, बग़ैर तैयारी के आप आ जाते हैं, मीडिया में लोग ऐसी वैसी बातें कर देते हैं जिससे नुकसान होता है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, जब इसको इनवाइट किया गया तो ख़ासा इस पर गौर व फिक्र किया गया। बिल्कुल मुर्जा साहब सही कह रहे हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि हमें शिरकत करनी चाहिए, और ये भी तजवीज़ आई कि हमें चलें को मिनिस्ट्रियल लेवल से कुछ लोगों को वहाँ पे भेज देना चाहिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो चाहे वो हल्के लेवल की हो। लेकिन इसके बाद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आया, जो उन्होंने सख्ती से उसको अपोज़ किया, तो उसके बाद फिर बीजिंग से कांटेक्ट किया गया, बाकायदा तौर पर बीजिंग के साथ कंसल्टेशन की गई, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में फिर हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया कि हम इस इशू पे चाइना की मुखालफत को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम पाकिस्तान का चाइना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा हमसाया मुल्क है, और अगर उसका एक शदीद कंसर्न आता है तो फिर उसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज़ थी वो पाक अमेरिका रिलेशनशिप भी थे। अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान को जब से बाइडन गवर्नमेंट आई है इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो इंडिया को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आप देखते हैं चाहे क्वाड है, चाहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, उस हवाले से भी अमेरिका जो है उसको इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, अपनी फ्रंट लाइन स्टेट समझता है अगेंस्ट चाइना। तो जब अमेरिका इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बाइडन पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किए, उनका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बेताशा बड़े बड़े अमेरिकी ऑफिशियल यहाँ पर आए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें थी, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप, अमेरिका का मुसलसल पाकिस्तान को इग्नोर करना, ये सारे फैक्टर जो थे, अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, आज भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि जी भारत से कोई मुज़ाकरात हो सकें। वो कहते हैं शायद ऐसी हुकूमत आ जाए जिससे हम मुज़ाकरात कर सकें, भारत में जिस तरह इंतहा पसंदी है, मसला कश्मीर को हल किया जाए तभी देर पर अमन मुमकिन है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर लोग भूखे मर सकते हैं, भूख वहाँ पर है, और सर्दी आ रही है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, उसमें भी अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है। तो समझ साहब, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंडिया के साथ डायलॉग का मुखालिफ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो PMLN है, पीपल पार्टी है, या PTI है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हम इंडिया से हमें डायलॉग करना चाहिए। ये जो इतना पैसा, ये जो दोनों मुल्क जो हैं, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये जो असले की दौड़ लगी हुई है, यही पैसा जो है गरीब लोगों पे खर्च होना चाहिए, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ये तो कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो कहता है कि इंडिया के साथ हम लड़ना चाहते हैं। इशू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, मोदी का जो माइंडसेट है, वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। हम तो ये चाहते हैं कि जनाब कश्मीर पे बात होनी चाहिए, इंडिया ने जो कश्मीर पे स्टेप्स लिए हैं उसको वापसी होनी चाहिए। दोनों मुल्क के हालात तभी नॉर्मल होंगे जब कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अगर कश्मीर की सूरत नॉर्मल नहीं होती, अगर कश्मीर पे इंडिया ने जो डिसीजन लिए हैं वो वापस नहीं होते, तो फिर तो ये डायलॉग होना, चाहे वो कोई भी हो, नामुमकिन नजर आता है। तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दौर में कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में आएगी जो कि इतनी इंतहा पसंद नहीं होगी, जिसकी इंतहा पसंद सोच नहीं होगी, जो मॉडरेट होगी, जो चाहेगी कि जनूबी एशिया का जो अमन है वो बहाल हो, और वो कश्मीर पे जो मोदी की यकतरफा कार्रवाई है उसको वो वापस करेगी, तो ताल्लुकात खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा गुलाम साहब, चंद सेकंड मेरे पास हैं, अब बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि पहले हम कोल्ड वॉर में अमेरिका का हिस्सा बन गए थे, अमेरिका के साथ थे, दिलो जान से साथ हो गए थे, और रूस से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म थे, कोई चक्कर ही नहीं, अफगान जंग आपके सामने है सब कुछ। तो इस दफ़ा शायद वो डरे हुए हैं इमरान खान साहब के, उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम चीन का साथ छोड़ें, लेकिन बैलेंस तो कुछ क्रिएट करना है। CPEC आप देख लें, चीन हमारा हमसाया है, मुमकिन ही नहीं है कि दोनों को हम एक ही पलड़े में रख सकें या बराबर बराबर कर सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बिल्कुल ये बात तो है कि हमें तो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्रायोरिटी लगानी होगी हमें कि हम कहाँ पे ख़ित्ते में किसके साथ हमारा मुस्तकबिल है। क्या हमने फिर दोबारा इंतज़ार करने हैं बैरी बेड़ियों के, या हमने ताल्लुकात अपने ऐसे रखने हैं जो हमने गलतियाँ पिछले 40 साल की हैं, तो 40 साल अब दोबारा से फिर हम उन्हीं गलतियों की तरफ जा रहे हैं, या वो हम करेंगे या हम सबक सीखेंगे उस सारे 40 साल दौर से। तो ये एक निसफ सदी का किस्सा है कि हम दोबारा वही अगर करेंगे तो फिर आपको पता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। लेकिन अब सामने चाइना है, वो लैंडलॉक भी नहीं है, उसके पास समंदर भी है, हमारे रास्ते भी हैं, सी पैक भी है, लेबर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पूरी दुनिया की मईशत में पेनिट्रेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर ये कि उसके कोई तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है, उसने आज तक कहीं किसी के मामले में हाथ नहीं डाला, लड़ाई नहीं करवाई, किसी को असला नहीं दिया, किसी कहीं बम्बारी नहीं नजर आ रही, कहीं जमहूरियत के नाम पे, कहीं जमहूरियत, अच्छा कहीं जमहूरियत के नाम पे, कभी कहीं इंसानी हुकूक के नाम पे, वो कभी अभी तक किसी ऐसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल इस तरह से सूरत दिन ब दिन अमेरिका और चीन की तरफ कशीदा जरूर हो रही है और एक चैलेंज जरूर बनता चला जा रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, वो पाकिस्तान आ चुका है। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सिंध में सामने आया है और अभी कहा जा रहा है कि इसका जो मुकम्मल टेस्ट है असल तब पता चल सकेगा जब ये टेस्ट 2 हफ्ते बाद इसकी पूरी रिपोर्ट वो सामने आएगी। जीनोमिक स्टडी का टेस्ट इसको कहा जाता है। लेकिन एक जो अहम बात है वो ये है कि डॉक्टर अज़रा पिचोहो साहिबा जो कि वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर सेहत सिंध हैं, उन्होंने कहा है कि जो मरीज़ा सामने आई हैं उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, मरीज़ा वैक्सीनेटेड नहीं थी। तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रही है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि अभी तक जिसको कहा गया कि जी अफ्रीका से ये नया वेरिएंट सामने आया है, इसमें कहा यह जा रहा है, डॉक्टर साहिबा ने भी ये कहा है, डॉक्टर अज़रा पिचोहो साहिबा ने, कि ये तेज़ी से फैलता ज़रूर है लेकिन ये ज़्यादा मुहलिक नहीं कहा जा रहा, जिस तरह पहले था उसी किस्म का ये है। इसमें अमवात की शरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं कही जा रही। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, अब ख़तरे की घंटी तो ये है और असद उमर साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान आएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग को आप किस तरह से रोक सकते हैं। पहले भी बड़ी कोशिशें की, जिन ममालिक में ये रिपोर्ट हुआ अक्सर ममालिक से आने पर यानी पाबंदी भी लगा दी हुई थी वहाँ से फ़्लाइट्स पर पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फिर भी ये खदशा तो सामने आ गया क्योंकि अलामात बताई जा रही हैं वही ओमिक्रॉन की। अच्छा, बेहतर तो ये है कि 1-2 चीज़ें और भी हम इसमें एडअप कर लें। ये तो एक मुश्तबा केस है और दूसरी बात ये है कि इसका जेनोम जो है वो अभी तक वो पूरी तरह से जिसको हम टेस्टिफाई करते हैं, हम तस्दीक करते हैं, वो नहीं हो सका। NIH जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, वो ट्राई कर रहा है कि उसके सैंपल्स जो हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के, वो सैंपल्स NIH में उनको मिल जाएं तो वो उसका जेनोम टेस्ट जो है वो जेनोम उसकी चेक कर ली जाए कि क्या वो ओमिक्रॉन है या कुछ और है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक जुमला बड़ा अहम है कि दुनिया से ट्रैवल हो रहा है। ट्रैवलिंग सारी की सारी आप जानते हैं कि ऑथेंटिकेटेड लैब्स के टेस्टों के ऊपर कोविड की वैक्सीन लगने वाले लोगों को ट्रैवलिंग की इजाज़त है। उसके बावजूद कैसे ट्रैवल हो रहा है ये वायरस? बहुत ये बड़ा सवाल, बहुत ये इसके ऊपर सोचना होगा। क्या जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो इसको ट्रैवल करवा रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया का आप ये देखें कि निज़ाम तो पूरी दुनिया में एक चल रहा है कि वैक्सीनेशन होगी तो जहाज़ में बैठेंगे। इवन लोकल भी अब तो ये सूरत हाल है। सही। तो फिर ये वैक्सीनेटेड लोग लेके आ रहे हैं इसको, ये इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा गौर करने की, अदारों को गौर करने की जरूरत है। स्टडीज हो रही हैं ये जो, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई उनको भी हो सकता है, लेकिन फिर वही है कि 40% जिस तरह पहले जो कोविड-19 है उससे आप 90% तक महफूज हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देखिए, वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है
ख़तरा कम हो जाता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उसे इन्फेक्ट नहीं हो सकते वायरस से वैक्सीनेटेड बंदा भी इन्फेक्ट हो सकता है, वो ट्रांसमिसिबल है, लेकिन वो जो डैमेज है ना वो डैमेज कम हो जाता है। जो आप वैक्सीन है वो आपका जो आपके अंदर जो एक रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ा देती है। जी गुलाम रज़ा साहब। जी देखें, दूसरी सूरत एक और चीज़ भी हमें बड़ी अहम अहमियत की हामिल है। जिस तरह से डॉक्टर अजरा फजल पीछो साहब ने कहा कि फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। बहुत बड़ा एक और सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं उनके पास कोरोना की वसी तादाद की जो वैक्सीन है वो पड़ी हुई है जी। और वो वैक्सीन उनकी डेट भी जो मुद्दत है वो भी तकरीबन 3 से 4 माह में ख़त्म हो रही है, लेकिन वो किसी को डोनेट करने के लिए गरीब मुल्कों को तैयार नहीं है। ये आप देख लें, वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हों, अमेरिका हो या बड़े और अमीर मुल्क हों जी, लाखों करोड़ों डोजेज़ उनके पास पड़ी हुई हैं। उनको अभी अपने शहरियों को वो लगा रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं लग रही हैं और ये ज़ाया होंगी। हर उनको पता है, ममालिक को भी पता है, कंपनीज़ को भी पता है। जिन कंपनीज़ ने बनाई हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आप कुछ अरसा के लिए IPR इसका फ्री कर दें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इस वैक्सीन का ये उठा लें फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि गरीब ममालिक भी अपने लोगों को ये वैक्सीन अपने मुल्क में बना के लगा सकें। लेकिन ना तो WTO ने भी रिक्वेस्ट की, वो भी नहीं हो सका, ना उन ममालिक ने ये बात मानी और ना अतिया करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा ओवरऑल पूरी दुनिया के इंसानियत के जो अलबरदार और ठेकेदार हैं उनका ये रवैया है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और बातें हम करते हैं कि ये बुरके वाला दीन नहीं पढ़ा रहा और वो किताब नहीं लेके आ रहा और इसकी कैबिनेट में औरत नहीं है, उसमें मर्द नहीं है। तो ये एक बड़े तल्ख सवालात हैं जो जिनके जवाबात नौजवान नस्ल ज़ाहिर पढ़ती है, देखती है। तो ये सवाल आपने 100% बात दुरुस्त कही है और ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है और हत्ता के ये बात भी सामने आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बात कही है कि देखिए अमीर ममालिक ने क्या किया, वो समझ रहे थे वो खुद महफूज हो जाएंगे। अब आप देख लें, आपने पहले अपने आप को महफूज करने के लिए वैक्सीन सारी खुद लगा ली। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनके पास मौजूद है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन वो उस तरह से गरीब ममालिक को देने को तैयार ही नहीं है। तो ये कलमिया है कि हम समझते हैं कि जनाब हम खुद महफूज हो जाएं, कोई और मरता है तो मरता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद भी ये लोग महफूज नहीं हैं और इसीलिए इनको भी मसाइल का सामना है। पापड़ डोगर साहब, ये अब दुनिया को हमने देखा जुड़ते हुए, WHO, दीगर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, शुरू में जिस तरह चीन की तरफ से इमदाद आई, सबसे पहला कहा कि जी चीन से शुरू हुआ है, सब ने उस पर तनकीद शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की तरफ से करारदाद मंजूर की गई और फिर उसके बाद हमने देखा चीन ने पूरी दुनिया में भी सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान, कई ममालिक में जहाँ तक हो सकता था ज़ाहिर है ना सिर्फ वैक्सीन, ख़ास तौर पे हिफाजती जितना भी सामान है वो सब पहुँचाया था। लेकिन अब ये सेकंड वेरिएंट है, इस पर भी वैक्सीन की तैयारी कहा यह जा रहा है कि तेज़ी से हो सकती है। अगर इसमें कोई फ़र्क भी है तो जो ऑलरेडी वैक्सीन है वो तो लगवाई जाए, क्योंकि उससे फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में मैंने देखा कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो बड़ी तेज़ी से आगे किया है। इस गवर्नमेंट की मैं ये तो तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर था उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट किया। मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली अल्टीमेटली। अब अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएँ तो उस तरह रश नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हैं। अभी मैं कल यूरोप में दे रहा, जर्मनी में और फ्रांस में शदीद हंगामा रही हो रही थी कि जी लोग जो है वो प्रोटेस्ट करें कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। अमेरिका में गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे। रोज़ आए रोज़ नई नई थ्योरीज आ रही हैं, नए मैं बरतानिया के अखबार पढ़ा था, अमेरिका के अखबार पढ़ा था। इमरान खान साहब कहते हैं हमारे मीडिया को रगड़ा लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया का मीडिया आप देख लें, वो वैक्सीनेशन के खिलाफ वो खबरें लगा रहे हैं और उसके खिलाफ एक पूरी एक कैंपेन्स चल रही हैं वैक्सीनेशन के खिलाफ। तो हमारा मीडिया तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उस हवाले से। हाँ, मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, लोगों में अवेयरनेस पैदा की, बेताशा र्यूमर्स फैल रही थी उसको अंडू किया इसी मीडिया ने किया और अल्टीमेटली ये था कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, कंप्लीट हुआ। तो सामा साहब, ये तो सारी दुनिया पढ़ी लिखी जो तहजीब याफ्ता ममालिक है वहाँ पर भी बड़े दकियानुसी के हालात हैं। पाकिस्तान में ज़रूर ये खदशा होगा लोगों को कि लॉकडाउन ना लग जाए, आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल सामा साहब, अब दुनिया को आप दोबारा वापस बंद नहीं कर सकते।
वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया सारी दुनिया में अभी तक उससे तो वो तो निकल रहा है। ये अब वेरिएंट्स आते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को बंद कर दें, उसके और तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। वैक्सीनेशन एक तरीका है, इसी वैक्सीनेशन को अपडेट कर लिया जाएगा तो नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन आ जाएगी। उसके लिए कोई नया तजुर्बा तो करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें तो यही हैं, बस उसमें उसको अपडेट करना है तो वो तो हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि डोजेज़, तो समझ साहब डोजेज़ तो आ रही हैं। अब पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी डोज है जो आपको नहीं मिल सकती? हमें भी तो सारी दुनिया ने डोजेज दी हैं, 22 करोड़ का मुल्क है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास सामान पड़ा होगा। डोनेशंस भी काफ़ी आए और ज़ाहिर IMF और उनकी तरफ से भी अमाउंट आई जिससे परचेज़ किया गया, वो सब अपनी जगह। लेकिन सर बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवा सकी, और उसमें यह कि वो उनका गवर्नमेंट्स का भी है और इतने ज़्यादा नहीं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये थोड़ी है कि सारा खर्चा जो है जनाब बाहर से आ गया और सारी वैक्सीन हमने कोई वैक्सीन खरीदी नहीं, हमें फिर भी खरीदनी पड़ी डोनेशंस के बावजूद। तो इस तरह के कई ममालिक हैं, जिस तरह अफ्रीका की मिसाल दी जा रही है कि जी वहाँ से आ गया। तो जब तक पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन नहीं होगी, पूरी तरह से हर एक को वाफिर अवेलेबल होगी। और आपने जो बात की कैंपेन की कि लोग करवाना नहीं चाह रहे, तो ज़बरदस्ती भी अब करनी पड़ेगी लगता है, और ये तरक्की याफ्ता मुल्कों को करना पड़ेगा, तब जाकर मामला रुकेगा। गुलाम नबी साहब, आपको क्या लगता है, लॉकडाउन के हवाले से पहले बड़ी एहतियात से काम लिया गया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी ज़िला शर्की में इसी हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है सिंध में। इसको बुनियाद बना के बहुत सारे देखें जो वैक्सीनेशन के अहदाफ हैं वो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का इतनी जल्दी, एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान में उसका मौजूद होना या आना करीनस क्यास है, और हो सकता है मुस्तकबिल में कोई इस तरह की सूरत हाल हो। लेकिन आपका जो अडल्ट आपके हैं एडल्ट्स, वो तकरीबन बहुत सारे बड़ी तादाद उनकी वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, और वैक्सीनेटेड शख्स को अगर ये वेरिएंट आता है, लगता तो बूस्टर है, डोज का भी कह दिया गया, बच्चों को भी सारा। और अभी तो एक जी ठीक जी गुलाम साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।